हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने टीजीटी 2006 का क्वेश्चन सॉल्व किया था और 94 तक सॉल्व कर लिया था। आज इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, जल की कठोरता का कारण है। जल की कठोरता जो होती है, जल में कठोरता वह किसके कारण होती है? जल में क्लोरीन गैस पाया जाता है, या जल में तैरने वाली अशुद्धियां पाई जाती हैं, या जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, या जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट पाए जाते हैं। इस कारण जल कठोर हो जाती है और इसे हमें शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि यह हमारा कठोर जल होता है और कपड़े धोने और पीने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसका जल के कठोर होने का मुख्य कारण यही होता है। नेक्स्ट है, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त या उत्तम विधि कौन सी है? उबालना, आसवन, अवक्षेपण या क्लोरीनीकरण। तो घरेलू स्तर पे पूछ रहा है, तो घरेलू स्तर पे सबसे अच्छी जो विधि होती है जल को शुद्ध करने की, वह उबालना ही होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो शुद्ध जल को भी उबाल कर ही पीते हैं। यह घरेलू स्तर पे किया जाता है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता क्या डालकर दूर कर सकते हैं? जल में दो प्रकार की कठोरता होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी जो कठोरता होती है वह छानकर, उबालकर, चूना द्वारा, इनके द्वारा मतलब दूर की जा सकती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह चूना होगा। चूना डालकर जल की स्थायी कठोरता जो स्थायी है उसको दूर कर सकते हैं। जो अस्थायी होती है उसको छानकर मतलब जो घुलने वाली तैरने वाली अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे जल में कोई कचरा गिर गया तो उसको हम छान के शुद्ध कर सकते हैं। और जो स्थायी कठोरता होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और सल्फेट होते हैं, वह स्थायी होती है। उसको उबाला जाता है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल को उबाला जाएगा तो उसके जो हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया, सल्फेट, बाइकार्बोनेट होंगे वह नष्ट हो जाएंगे। फिर वह जल शुद्ध हो जाता है। चूना डालकर भी चूना डालकर हम अस्थायी कठोरता ही दूर करते हैं, ना कि स्थायी। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है चूना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो चूना को ही मानेंगे। बाकी चूना से स्थायी कठोरता नहीं दूर होती है, अस्थायी ही दूर होती है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता दूर करते हैं खाने का सोडा मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर, या चूने का पानी मिलाकर। अब यहाँ ऑप्शन में कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया गया है। जल की स्थायी कठोरता, ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रण या चूने का पानी मिलाकर। तो चूने के पानी, यहाँ चूना का पानी माना गया है, चूना माना गया, सॉरी। तो चूना चूना होता है जो वो कठोर सफेद रंग का होता है। और यहाँ देखिए दिया चूने का पानी कुछ नहीं होता, चूना होता है। यहाँ कन्फ्यूजन किया गया है। वहाँ चूना दिया गया, यहाँ चूने का पानी कुछ नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को ही फिटकरी बोल सकते हैं, नहीं, वो जो जल की स्थायी कठोरता होती है वह ब्लीचिंग पाउडर फिटकरी, धोने का सोडा, इन सबको मिलाकर दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? टाइफाइड, इसमें कैसा आहार दिया जाना चाहिए? पौष्टिक या गरिष्ठ, हल्का या सुपाच्य, मिर्च मसाले या कोई भी नहीं? तो टाइफाइड में हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। मिर्च मसाले तो नहीं, किसी भी रोग में नहीं दिया जाता है। पौष्टिक और गरिष्ठ, टाइफाइड में ऐसा आहार देना चाहिए जो पचने में आसानी हो। हैजा रोग फैलता है गर्मियों में, सर्दियों में, तीर्थ स्थानों तथा मेलों में, या इनमें से कोई नहीं? तो हैजा रोग तीर्थ स्थानों तथा मेलों में ही फैलता है। जहाँ जनसंख्या होगी, जनसंख्या गंदगी करेगी तो हैजा ही फैलता है। नेक्स्ट है, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। डीडीटी का, ब्लीचिंग पाउडर का, आयोडीन का, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मक्खियाँ होती हैं इनके छिड़काव के लिए डीडीटी का ही छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है, अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है? अतिसार वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, गर्मी, या तीनों? जो अतिसार होता है वर्षा ऋतु में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि उस समय
वातावरण में जो बैक्टीरिया एंजाइम होते हैं वो एक्टिव रहते हैं वर्षा ऋतु में, इसलिए ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट है अधिक पूछ रहा है। फैलता तो तीनों में है, लेकिन जो सबसे अधिक फैलता है वह वर्षा ऋतु में ही फैलता है। नेक्स्ट है मोती झरा, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, का संक्रमण काल कितना होता है, मतलब जो टाइफाइड होता है वह कितने दिनों तक प्रभावित होता है, इसका संक्रमण काल कितने दिनों तक होता है। 2 से 7 दिन, या 8 से 15 दिन, या 7 से 21 दिन, या 15 से 30 दिन। तो जो टाइफाइड होता है यह 7 से 21 दिन, 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक एक्टिव रहता है। नेक्स्ट है गैसीय निसंक्रामक है। गैसीय निसंक्रामक, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल, क्लोरीन या पोटेशियम परमैंगनेट। तो जो गैसीय निष्क्रामक होता है वह क्लोरीन होता है। क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन वही होता है। यहाँ गैस ही पूछ रहा है, और क्लोरीन जो होता है वो गैस में आता है, इसलिए क्लोरीन होगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, या इनमें से सभी को। तो कोई भी प्राकृतिक जो पर्यावरण है वह प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से सबको प्रभावित करेगा, जनसंख्या को भी, खान पान को भी, यातायात के साधनों को भी। नेक्स्ट है पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, या जन सामान्य की क्रियाओं पर, या जन सामान्य के साहित्य पर, या उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा सभी होगा। पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता था, लेकिन अब 2-3 वर्षों से पैटर्न चेंज हो गया है। ये प्रीवियस ईयर के हैं, तो थोड़ा आपको अजीब क्वेश्चन मिलेंगे। अजीब नहीं, मतलब जो अब सिलेबस से में इम्पॉर्टेंट नहीं है अब 2-3 सालों से। क्योंकि देखिए यहाँ टाइफाइड का 2 बार पूछ लिया, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, ये एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण होने का प्रमुख कारण क्या होता है। जनसंख्या होती है, आधुनिकीकरण होता है, या सामाजिक रीति रिवाज, या तीनों। तो पर्यावरण प्रदूषित होने का सबसे जो मुख्य कारण होता है वह मानव ही होता है, मनुष्य, जनसंख्या ही होगी। यही प्रदूषण, किसी भी तरह का प्रदूषण के लिए जिम्मेदार जनसंख्या ही है। ध्वनि या शोर की इकाई क्या है? कैलोरी, मीटर, डेसीमीटर, या डेसिबल, या डेसीमीटर। तो ध्वनि या शोर की इकाई को डेसिबल से मापते हैं। डेसीमीटर यह लंबाई की विधि है। मीटर भी लंबाई में मापते हैं। कैलोरी ऊर्जा द्वारा, ऊर्जा की जो कैलोरी, ऊर्जा को कैलोरी से मापते हैं। नेक्स्ट है किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या सभी। तो किसी भी पारितंत्र में 3 ही घटक होते हैं, अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक। तो इसका राइट आंसर जो होगा सभी होगा। नेक्स्ट है चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस, विब्रियो कॉलरा, या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, या बैसिलस टाइफाइसिस। तो चेचक के जीवाणु का नाम वेरियोला वायरस होता है। विब्रियो कॉलरा हैजा का होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होता है, और इससे बैसिलस टाइफोसिस से टाइफाइड होता है। नेक्स्ट है भोजन की को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक। आंतरिक पूछ रहा है, परजीवी हैं, रासायनिक पदार्थ है, या जहरीले पेड़ पौधे व जानवर हैं, या सभी हैं। तो भोजन को जो विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं वह परजीवी ही होते हैं। नेक्स्ट है दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है तपेदिक, मोतीझरा, हैजा, काली खांसी। तो दूषित भोजन से टाइफाइड भी होता है, जल और भोजन से हैजा भी होता है, लेकिन इसमें राइट आंसर चुनना है, तो हैजा होगा, यह दूषित भोजन से फैलता है। नेक्स्ट है वायु द्वारा फैलने वाला रोग है काली खांसी, पेचिस, खसरा, या खूनी पेचिस। वायु द्वारा जो फैलता है वह खसरा ही होता है। वायु द्वारा पहले खसरा ज़्यादा होता था, ये पूरे के पूरे गांव जो होते थे संक्रमित हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे, इसलिए खसरे का टीका लगाया जाता है बच्चे के पैदा होने पर ही। नेक्स्ट है प्रतिजैविक औषधि है एस्प्रिन, एल एनलजीन, ये कोई नहीं होती है, कोई एस्प्रिन कोई दवा नहीं होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन या थायरॉक्सिन। एस्प्रिन दर्द निवारक दवा होती है,
जो थायरॉक्सिन होती है ये थायरॉक्सिन ग्लैंड होती है, और जो जैविक औषधि होती है वह स्ट्रेप्टोमाइसिन ही होती है। इसका राइट आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा। नेक्स्ट है मलेरिया रोग में शरीर का ताप, ज्वर जिसको बोलते हैं ताप, जो बुखार होता है, ताप बढ़कर कितना हो जाता है? 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मलेरिया रोग में जो तापमान होता है, शरीर का तापमान, मतलब जो इसमें ज्वर होता है, बुखार, वह 100 मैक्सिमम 104 से 5 ही होता है, 110 नहीं होगा। इसको ज़्यादातर जो टीचर हैं 110 ही बताते हैं। अरे 110 में तो दिमाग की नसें फट जाएंगी, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। 104 से 5 होता है। नेक्स्ट है सिलाई किट में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जाती। जो सिलाई किट होती है उसमें क्या नहीं रखा जाता है? फीता, कैंची, सिलाई मशीन या मिल्टन चौक। तो सिलाई किट में सिलाई मशीन नहीं रखी जाएगी क्योंकि यह बड़ी होती है। फीता रखा जाता है, कैंची, मिल्टन चौक, इंच टेप वगैरह वगैरह, सुई धागे, ये सब रखे जाते हैं, लेकिन सिलाई मशीन नहीं रखी जाती है। नेक्स्ट है 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा। एक 5 वर्ष की बालिका है तो उसके लिए बेबी फ्रॉक बनाना है, तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा? 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 3 मीटर या 1.5 मीटर? 50 सेंटीमीटर बहुत कम हो जाएगा, 5 मीटर बहुत ज़्यादा, 3 मीटर भी ज़्यादा हो जाएगा। जो 1.5 मीटर होगा, 1.25 मीटर, यह सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट है कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। जो कटाई करते हैं उसके पहले जो कपड़े पर चिन्ह लगाया जाता है वह किससे लगाते हैं? पेंसिल से, खड़िया से, मिल्टन चौक से, या किसी से भी नहीं, या सभी से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मिल्टन चाक होता है। मिल्टन चाक, खड़िया जो होता है, उसी से लगाते हैं। नेक्स्ट है कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? हाथ में लेकर कपड़ा काटेंगे, या गोद में रखकर, या मेज या पटरी पर फैलाकर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह मेज या पटरी पर फैलाकर आराम से कपड़े को काटेंगे। नेक्स्ट है रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, या चेस्ट व डायरेक्ट दोनों सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं? तो रेडीमेड कपड़ों को जब तैयार किया जाता है तो चेस्ट सिस्टम का ध्यान रखा जाता है, इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए क्या कौन सा टाका लगाते हैं? कच्चा टाका, कच्चा तिरछी कच्ची सिलाई टाका, या हेमिंग टाका, या सम टाका? सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए तो इसके लिए हेमिंग टाका, जिसको तुरपंत का टाका भी बोलते हैं, इसको लगाया जाता है। तिरछा तिरछा इसका प्रभाव बनता है। जब इसको कच्चा टाका लगाते हैं तो तिरछा, जिसको हेम भी बोलते हैं, हेमिंग टाका। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेमी, 25 से 30 सेमी, या 15 से 20, या 10 से 5? इसका जो राइट आंसर होगा, ये रटने वाला प्रश्न है, 20 से 25 सेमी होता है कपड़ा काटने के लिए। कैंची ज़्यादा बड़ी होगी तो हैवी होगी, कपड़ा काटने में परेशानी होगी, छोटी होगी तो भी परेशानी होगी। इसलिए इसका सबसे जो राइट आंसर होगा वह 20 से 25 सेमी होगा। यही लंबाई कपड़ा काटने के लिए उपयुक्त हो रहती है। नेक्स्ट है धुलाई एवं चिकनाई मिलकर क्या बन जाती है? गंदगी, मिट्टी, मैल, या अनावश्यक पदार्थ? जब वो चिकनाई के साथ धूल मिलेगी तो वह मैल ही बनती है। नेक्स्ट है पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब कपड़े में पेंट के दाग लग जाते हैं तो वो हम किससे छुड़ाते हैं? साबुन से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, या तारपीन या मिट्टी के तेल से, या ब्लीचिंग पाउडर से? इसका राइट आंसर होगा तारपीन या मिट्टी के तेल से। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है 2006 का। किस पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार में के तरीके बताते हैं? पद्धति प्रतिपादन में, या परिणाम प्रतिपादन में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं? किस पद्धति में संचार कार्यकर्ता जो होते हैं किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके को बताते हैं? तो जो पद्धति प्रतिपादन होता है और परिणाम प्रतिपादन होता है, इस दोनों में व्यक्ति के व्यवहार के तरीके को बताया जाता है। इसका राइट आंसर दोनों होगा। तो आज हमारे टीजीटी 2006 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गए। अब कल के क्लास में हम टीजीटी 2009 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया कीजिए, और कमेंट में जो भी गलतियां हों उसको बताया कीजिए। थैंक यू।